Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to do the rabbits ileum practical. टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैं लैब में जाके ऐसा वीडियो नहीं बना सकी। तो ये स्पेशली उनके लिए जिनकी अभी ऑस्पी है परसों या फिर द डे आफ्टर टुमारो, जिनकी ऑस्पी है फर्स्ट और सेकंड को। आप इधर से देख लीजिए, कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लाइक थ्योरेटिकली जो आपने लिखना है और ऑब्जर्वेशंस वगैरह कैसे लेनी है, किस तरह उसको राइट करना है, उन चीज़ों का मैं थोड़ा सा पैटर्न बता रही हूँ। सबसे पहले जो रैबिट आइलियम है ना, इसके अंदर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन आइसोलेटेड स्मूथ मसल, फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ आइलियम। इसमें ड्रग्स कौन सी यूज़ करनी है? टायरॉयड सोल्यूशन है, एसिटाइलकोलिन, एट्रोपिन, पाइलोकार्पिन, एपिनेफ्रीन, हिस्टामिन, बेरियम क्लोराइड। ये तो ड्रग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी प्रोवाइड की गई है उसका नाम वहाँ से लिख लेंगे। द मेन थिंग इज़ टायरॉयड सोल्यूशन। टायरॉयड सोल्यूशन की कंपोजिशन याद करनी है कि टायरॉयड सोल्यूशन की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब इसके अंदर ना कुछ हैं, ये सोल्यूशंस हैं, NaCl है, KCl है, CCl2 है, MgCl2, ये सारे हैं। और साथ ना इनकी है स्पेशली कंसनट्रेशन है ग्राम पर लीटर में। ये सबका यूनिट है ग्राम पर लीटर, के ग्राम पर लीटर में कितनी कंसनट्रेशन है इन सब की। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, इट्स अ बिट ऑड, बट याद करने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। इससे कोई अच्छा माइंड में आए तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे NA ना काका, जैसे पंजाबी में बच्चे को काका बोलते हैं ना काका, उसको कक्का पढ़ लें कि पोटेशियम याद रखें। ना कक्का मुझे नाना ग्लूकोज पिलाओ तुम। ना काका मुझे नाना तुम ग्लूकोज पिलाओ तुम। ना से NaCl, कक्का K फॉर KCl एंड Ca फॉर CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। मुझे से MgCl2, ना दो दफ़ा Na है तो NaH2PO4, NaHCO3। मुझे नाना ग्लूकोज पिलाओ, P से pH, तुम और T वाला टेम्परेचर, तो वो हो जाएगा ना कक्का मुझे नाना ग्लूकोज पिलाओ तुम। इससे काइंड ऑफ याद रहेगी। कोई इससे बेहतर निमोनिक या कोई वो लेंथी वाला ऐसा नहीं बनाया कि हर वर्ड से आप कुछ सेंटेंस लंबे बनाओ कि वो भी याद ना आ रहे। तो ये देख लें, थोड़ा ऑड है बट गुजारा कर लें। अच्छा, अब टायरॉयड फॉर रैबिट्स इलियम की कंसनट्रेशन कैसी? कंसनट्रेशन को हम लाइन वाइज याद कर सकते हैं। सबसे पहले 8 है, 0.2, फिर 0.1, अब 0.1 का हाफ है 0.05, फिर 1 और pH है 6.5 और 37.5। इनका सीक्वेंस याद रहे होगा ना, तो इसका आप लिख सकते हैं खुद कि क्या था। 8 था, फिर 2 दफ़ा 0.2, फिर 0.1 और 0.1 का हाफ यानी 0.05, और फिर ये वाला 1 ऊपर है, 0.1 है, अब इधर 1 8 अकेला है और 1 अकेला है, बाकी सारे 0 पॉइंट में वैल्यूज़। और ये 6.5 37.5। ये टायरॉयड सोल्यूशन की लाजमी अच्छे से कंसंट्रेशन याद करनी है उस वक्त वाइवा में, जो क्योंकि ये ऑब्जर्व स्टेशन है 14 मार्क्स का, आपके 10 मार्क्स परफॉर्मेंस के और बाकी 4 मार्क्स वाइवा के हैं। और उसके इकट्ठी मार्किंग एक साथ ही होती है, तो वो सारा कुछ उसमें वो आपसे वाइवा में जो पूछ रहे होते हैं, और वो जो आपने परफॉर्म तो एज अ ग्रुप करना है ना, तो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के आप कुछ याद किया हो ऐसा अच्छे से कि आप उसको अच्छे से सुना सको, तो और एग्जामिनर को पता चले कि आपको आता है। ये हो गया। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले अच्छा, मटीरियल एंड इक्विपमेंट्स क्या क्या हैं? सर्जिकल किट बेसिकली चाहिए कि जो रैबिट को करना है, ज़िबा करना है उसके लिए, और उसकी जो आपने आइलियम को आइसोलेट करना है, तो वो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स तो नहीं करते, वो अटेंडेंट्स करके ही देते हैं, लेकिन उसके इक्विपमेंट्स में लिखना है। स्मूथ मसल बाथ चाहिए, उसके बाद लीवर्स हैं, एयर ट्यूब फॉर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि वो टिश्यू को ऑक्सीजनेट करना होता है ना, ये मसल बाथ भी उसी के लिए था। फिर बीकर्स हैं 100 ml के, सेंटीग्रेड थर्मामीटर है, सिरिंज है 1 cc की। ये सिरिंज में ना बेसिकली ड्रग्स होती हैं, जैसे एट्रोपिन सिरिंज में होती है, बाकी सारी जो ड्रग्स वगैरह हैं उनकी कंसनट्रेशन होती है, उसको अगर वो बेसिकली ना इसमें डाइल्यूशन वगैरह का नहीं आता, जितनी आपने ड्रग डालनी है उतनी ही दी जाती है। अगर आपने 10 एक्सपोनेंट -4 की मोस्टली ना, जैसे हमारे लैब में एपिनेफ्रीन की ये वाली पावर अवेलेबल होती है, और एट्रोपिन सिरिंज में अवेलेबल होती है, सिरिंज में देते हैं, तो ये सारी इस तरह है। उसके बाद स्टैंड्स विद बॉस हेड्स, बंसन बर्नर, प्लास्टिसीन है, काउंटर बैलेंस के लिए वेट और कॉटन थ्रेड्स फाइन। अच्छा, उसके बाद है प्रोसीजर क्या है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ना एक रैबिट इंटेस्टाइन का सेगमेंट दिया जाएगा, और अ स्ट्रिप ऑफ इंटेस्टाइन शुड बी स्मॉल। ये उसका साइज़ याद रखना है, 2 to 3 सेंटीमीटर, मोस्टली 2 सेंटीमीटर स्मॉल होता है, उसके पीसेस किए होते हैं, तो 2 to 3 सेंटीमीटर्स होगी। वो फ्रेश होगी, जैसे ही उसको बॉडी से, रैबिट की बॉडी से रिमूव करेंगे ना, तो हमने ऑक्सीजनेशन बाथ में रखना है, उसको हमने फुल टाइम ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करनी है। और टायरॉयड सोल्यूशन में बाद में हम रखते हैं, जब उसको टायर करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं ना, उसका पर्पज़ ये कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजनेशन मिलती रहे। वी वांट टू स्टडी के एक लिविंग जो इंटेस्टाइन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, तो इसलिए हम उसको सारी वो
एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, हम उसको टिश्यू की ऑक्सीजनेशन करते हैं ताकि वो टिश्यू डेथ ना हो और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आ सकें। अब जो एनिमल है उसको सेक्रीफाइस करना है, उसके वो बाद में हमने आइलियम निकाल के उसके पीसीस बना लिए। फिर टायराइड सोल्यूशन एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके स्ट्रिप्स को जो सिर्फ हैं वो कहाँ प्रिजर्वेशन करनी है, उसको इन द ऑक्सीजनेटेड टायराइड सोल्यूशन, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये टेम्परेचर यहाँ पे लिखा था 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उस टायराइड सोल्यूशन में जो कि उसको लाइव रखेंगे, और साथ ऑक्सीजनेशन भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद टाई करना है, उसको टाई करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, आपने लैब्स में किया होगा कि पहले नीडल से करना होता है। ये देखें ऐसे इंटेस्टाइन होती है ना, हमने जब नीडल गुजारनी है ना तो इस चीज़ का केयरफुल रहना है कि इधर से मतलब अगर बाहर से अंदर को लेके जानी है, अंदर से बाहर को, तो इसका जो ल्यूमन है ना वो ऐसे स्टिक ना हो जाए आपस में। इस तरह ना हो कि जो इंटेस्टाइन है उसको ऐसे ल्यूमन बंद करके आपने इस तरह नीडल गुजारी, ऐसे नहीं होना। ऐसे करना है कि इस एक साइड से, मतलब कि अच्छा मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब ऐसे नहीं करना कि वो ल्यूमन बंद हो जाए। ल्यूमन बंद ना इस तरह नहीं करना कि वो दोनों जो सी हैं वो उसके से पिचक जाएँ, उसकी साइड जो सी वॉल्स हैं ना, इस तरह नहीं करना। नीडल ऐसे गुजारने कि सिर्फ एक से, सपोज ये वाली, तो यहाँ से नीडल गुजारेंगे कुछ लाइक इस तरह करके। ये एक वॉल है ना तो यहाँ से नीडल गुजारेंगे, और ये जो दूसरी वॉल है ना मेरे थंब वाली वो अलग रहेगी। ऐसा नहीं करना कि ये ऐसे है इंटेस्टाइन और ये अपने सपोज इसको नीडल कंसीडर करें, ये गुजारें और ये साथ आपस में चिपक जाएँ। तो ये उसको टाइप करने का, इसकी कोई वीडियो वगैरह देखनी आपने किया होगा प्रैक्टिकल लैब में, तो उसको वो टाई करना होता है। वैसे उसको गुजार के एक एंड को उसको टाई करना होता है हमने, जो एरिएशन ट्यूब है ना, बेंट एरिएशन ट्यूब उसके साथ, और फिर हमने दूसरे एंड के साथ टाई करके उनको बैलेंस रखना होता है। उसके बाद हमने काइमोग्राफ लेना है। काइमोग्राफ पे रिकॉर्डिंग, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। ड्रम को बहुत स्लो रेट पे रिवॉल्व करना होता है। मसल सेगमेंट को फ्रेश वाटर में रखना है, टायराइड सोल्यूशन, वो सारी वही बातें आगे। और मसल शुड बी प्रॉपर्ली काउंटर बैलेंस्ड। अच्छा ये आप लोगों ने जब किया होगा, जैसे यहाँ पे काइमोग्राफ होता है ना इस तरह करके, तो इधर वो नीडल होती है हमारी, ऐसे करके बेसिकली नीडल बन रही होती है, और इधर टायराइड सोल्यूशन के अंदर हमारी इंटेस्टाइन है। तो इसको इस तरह करके यहाँ पे ना ये इसका थोड़ा सा ना एंड एक्सटेंडेड होता है, जिसको हम यहाँ से बैलेंस के थ्रू ना कर रहे होते हैं, थोड़ा वेट होता है ताकि ये बैलेंस रहे, ये जो एक ना सेम लेवल पे रहे, ताकि जो आइलियम की कॉन्ट्रैक्शन है ना वो सही है, इस तरह करके सही सही आ जाए। इसको नहीं रखना है कि यहाँ से ही बैलेंस ना हो, वो उधर से ऐसे ऐसे हिल रही हो, लाइक ये वाली इस तरह नीचे को जा रही है, कभी जो सी ये है इतनी नीचे तो नहीं जाएगी ज़ाहिर है, इनों से है कभी नीचे को हो कभी ऊपर को। इससे क्या होगा कि अगर ये खुद बैलेंस नहीं है, इसके हिलने की वजह से वाइब्रेशन होंगी, और वो जो सी है काइमोग्राफ पे वो वाली इंडिकेट हो जाएंगी वाइब्रेशन। हमने इंटेस्टाइन की वाइब्रेशन लेनी, तो इसको बिल्कुल एक ना लाइन में करना ज़रूरी होता है, लाइक उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस की बात आती है, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की ऑब्जर्वेशन लेनी स्लो ड्रम पे, और जो सी ड्रग्स हैं उन सबसे लेनी है, वो मैं नीचे एक्सप्लेन करती हूँ एक एक ड्रग को। उसके बाद टायराइड सोल्यूशन और द इफेक्ट्स ऑफ, अच्छा उसमें से अगर ऐसा होता है कि जो इंटेस्टाइन है ना वो वॉर्न आउट हो जाए, या फिर आप टाई करते वक्त हम उसको सोल्यूशन के अंदर रखते हैं ना सारे वक्त में, पेट्री डिश में वो सोल्यूशन होता है टायराइड सोल्यूशन, उसके अंदर इंटेस्टाइन होती है, और वहाँ से हम नीडल लेकर उसको टाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर टाई करते वक्त थोड़ी देर ज़्यादा वो बाहर रह जाए सोल्यूशन से, लाइक सोल्यूशन से बाहर आपने रखा तो वो टिश्यू डेथ हो जाती है उसकी। तो हमने कोशिश करना है अगर कोई टिश्यू डेथ होगी तो हमने ना नया टिश्यू ले लेना ताकि उसकी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस ले सकें। डेड टिश्यू में से तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं ना आएंगे। और ड्रग्स टू बी एडिड टू, अब जितनी भी ड्रग्स हमने ऐड करनी है ना मसल बाथ में, वो हमने सब्सिक्वेंट एडिशंस में ना 15 सेकंड्स का ऑलमोस्ट वेट करना होता है। उस इतनी देर में क्या होता है कि एक ऑब्जर्वेबल इफेक्ट आ जाता है ग्राफ के ऊपर। द नंबर ऑफ ड्रॉप्स इज रेगुलेटेड बाय द कैपेसिटी ऑफ द मसल बाथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंटेस्टाइनल स्ट्रिप्स। ये सारी होगी बातें। अब ये आते हैं जो प्रैक्टिकली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन थी कि टायराइड सोल्यूशन लिया है, टायराइड सोल्यूशन की कंपोजिशन क्या थी जो इंपॉर्टेंट है फॉर वाइवा, और जो इस ऑब्जर्वेशन का वाइवा होना है, हमने मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स क्या क्या लिए हैं, प्रोसीजर क्या है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। कोई आप प्रैक्टिकल होते हुए की वीडियो कोई देख लें तो उससे ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। मेरे पास टाइम नहीं था लैब में, नहीं तो मैं काइमोग्राफ पे ही वीडियो बता के उसमें लाइक अपरेटस दिखा के टायराइड का तो फिर बता देती आपको। एनीवेज अब एक ग्रुप को ना उन्होंने कमांड दी है कि एसिटाइलकोलिन ऐड करनी। अब हर दफ़ा जब हम ना उसके दो होते हैं, लाइक एक आउटर बाथ होता है ना, जब आपने ये देखा होगा अपरेटस, और एक ही अंदर होता है उसके, ठीक है। बाहर वाले में अलग से होता है वाटर, और अंदर जो सा होता है वो टायराइड सोल्यूशन होता है, और साथ इसके कनेक्शन होता है ऊपर से, मुझे याद नहीं बाहर कौन सा था, आई गेस डिस्टिल्ड वाटर है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यहाँ पे टायराइड सोल्यूशन होता है, ठीक है। और साथ ऊपर वाले ना एक में टायराइड फ्रेश होता है, नीचे से वो होती हैं इसके
लाइक लूप्स वो पैसेजेस होते हैं, जैसे अपना ये टायराइड सोल्यूशन आप इस वाले का भी चेंज कर सकते हो और इसका अलग से होता है कि जहाँ से ये सोल्यूशन चेंज हो सकता है। तो हमने यहाँ पे टायराइड सोल्यूशन लिया, यहाँ पे रैबिट आइलियम है हमारी सपोज, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेश टायराइड आना है, नोजल्स वगैरह और वो साइड पे लगी होती हैं चीज़ें। जब भी हमने कोई भी ड्रग ऐड की, सबसे पहले तो हमने नॉर्मल रखा हुआ, कुछ भी ऐड नहीं किया, तो हमने इसकी रीडिंग ले लेनी है। इसमें क्या होगा, काइंड ऑफ इस तरह का है, इधर से बैलेंस किया हुआ है हमने, यहाँ पे नीडल आ रही है और ये काइमोग्राफ पे ना इसका बन रहा है पैटर्न, इसकी रीडिंग आई सपोज नॉर्मल की ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, ग्राफ आ रहा है। उसके बाद हमने ना इसके अंदर ड्रग ऐड करनी, कोई भी ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करनी होती है, जो भी प्रोवाइड की जाए। जैसे सपोज इसमें था एसिटाइल, सब में मोस्टली फर्स्ट पे ना एसिटाइल कोलिन दे रहे होते हैं, उसका देखने में डिफरेंट के साथ कि क्या एसिटाइल कोलिन के साथ कोई और ड्रग ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। तो एसिटाइल कोलिन हमने पहले ऐड की, उसके बाद ना हमने इसको रिंस करना है। रिंस मीन्स कि हमने इसका जो सा है बात का वो सारा सोल्यूशन रिमूव करना है और हमने यहाँ से फ्रेश टायराइड इसके अंदर लेना है। पहले वाला हमने वेस्ट कर दिया और फ्रेश टायराइड सोल्यूशन आ गया, वो आ जाएगा। तो फिर हमने क्या करना है, इसको रिंस कर दिया। फिर उसके बाद एसिटाइल कोलिन फॉलोड बाय एट्रोपिन, एसिटाइल कोलिन और साथ हमने एट्रोपिन डाल देनी है। कब डालनी है कि जब एसिटाइल कोलिन की वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन है ना अपनी हाइट पे रीच हो गई हैं। तो एट्रोपिन के बाद जब बिल्कुल हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी ना, उसके बाद रिंस करना है अगेन और एसिटाइल कोलिन ऐड करनी है। अब एसिटाइल कोलिन मस्क्रीनिक एगोनिस्ट है और एट्रोपिन एंटागोनिस्ट है। मैं एंड पे टेबल में उनके सबके इफेक्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहले एसिटाइल कोलिन डाली थी, उसको किया, ये कमांड ये थी कि एसिटाइल कोलिन ऐड करनी है, रिंस करेंगे, फिर एसिटाइल कोलिन ऐड करके साथ फॉलो बाय एट्रोपिन और देखना है जब एसिटाइल कोलिन की हाइट आती है तो फिर एट्रोपिन ऐड करनी है। उसके बाद रिंस करना है, फिर एसिटाइल कोलिन ऐड करनी है और रिजल्ट्स बताना है कि जो हमारी काइमोग्राफ पे हमें रीडिंग आ रही है वो कैसे है। उसमें हमने रीडिंग्स कैसे बतानी थी कि सपोज ऐसे आ रही थी ना, ये एक ऑब्जर्वेशन आ रही थी, ये नॉर्मल थी। उसके बाद हमने कोई भी ड्रग ऐड की तो वो पीक पे चली गई हैं। हमें बताना होता है कि वो जो ग्राफ है उसमें वो कितने बॉक्सेस हैं, लाइक उनके फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, तो वो सारा बता देंगे। ड्रग ऐड करने के बाद क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्या एम्पलीट्यूड आ रहा है, और ये सारा इसमें बताना है हमने ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। ग्रुप बी को कमांड दी गई है कि एसिटाइल कोलिन ऐड करना है, फिर रिंस करना है, पाइलोकार्पिन ऐड करना है, फॉलोड बाय एट्रोपिन एट द हाइट ऑफ कंसंट्रेशन। अब पाइलोकार्पिन एसिटाइल कोलिन थी मस्क्रीनिक एगोनिस्ट और उसके बाद हमने एट्रोपिन डाल दिया एंटागोनिस्ट। यहाँ पे हमने एसिटाइल कोलिन ऐड किया, उसके बाद हमने पाइलोकार्पिन ऐड कर दिए और इसी तरह एसिटाइल कोलिन है इसके अंदर और बाद में एपिनेफ्रीन। अब एसिटाइल कोलिन मस्क्रीनिक है और जो एपिनेफ्रीन है उस वो एड्रीनर्जिक, लाइक वो सिंपैथ है, उसके अल्फा बीटा पे उसका इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब कि उसका उनके रिसेप्टर्स के साथ लिंक नहीं है, वो मैं खैर नेक्स्ट टेबल में बताती हूँ। अभी इसमें हिस्टामीन है इस तरह और बेरियम क्लोराइड है और सबका सेम प्रोसीजर है कि जब भी कोई ड्रग ऐड करेंगे हमने उसको रिंस करना है बाद में और इफेक्ट वगैरह चेक करने के लिए। अब ना ये एक सिंपल चार्ट इफेक्ट्स जो सबके याद हो सकते हैं उसमें है कि एसिटाइल कोलिन, पाइलोकार्पिन, हिस्टामीन, एट्रोपिन, एपिनेफ्रीन और बेरियम क्लोराइड, इन सब में से सारे के सारे स्पाज्मोटिक हैं सिवाय एट्रोपिन के और एपिनेफ्रीन के। एट्रोपिन और एपिनेफ्रीन स्पाज्मोलिटिक हैं, बाकी सारे स्पाज्मोटिक है, ये स्पैज़म कराएंगे, ये मस्कुलर कंट्रैक्शन कराएंगे, और जो स्पाज्मोलिटिक है ये रिलैक्सेशन कराएंगे। लाइक ये मस्क्रीनिक एगोनिस्ट थे ना सारे ये एसिटाइल कोलिन वगैरह, पाइलोकार्पिन, तो ये मस्क्रीनिक एगोनिस्ट का अलग इफेक्ट होता है और जो एट्रोपिन है ये एंटी मस्क्रीनिक है, तो ये स्पाज्मोलिटिक है। उसके बाद ब्लॉकिंग एक्शन किस किस का होता है, इनमें से वाहिद एट्रोपिन है जिसका ब्लॉकिंग एक्शन है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने सब में एसिटाइल कोलिन पहले डाली थी और एसिटाइल कोलिन एक्ट कर रहा है मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर और एट्रोपिन एंटी मस्क्रीनिक है। अगर सपोज हम लोग एसिटाइल कोलिन के बाद हमने एपिनेफ्रीन डाली थी तो उसके तो रिसेप्टर्स डिफरेंट है ना, वो ऐसे इसको नहीं ब्लॉक करेगा। इसका मतलब ग्राफ पे हमें उसके रिसेप्टर्स ब्लॉक नहीं होंगे, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन आएगी बाद में। हमने पहले एक में एसिटाइल कोलिन डाली थी, एसिटाइल कोलिन के बाद हमने एट्रोपिन डाली है। अब एट्रोपिन ने उन रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया और फिर जब एसिटाइल कोलिन हम ऐड करते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती जितनी एसिटाइल कोलिन से आनी चाहिए थी। लेकिन अगर हमने पहले एसिटाइल कोलिन के बाद एपिनेफ्रीन डाली और एपिनेफ्रीन के बाद दोबारा एसिटाइल कोलिन दे रहे हैं उसको, तो उसका तो ऐसा इफेक्ट नहीं ना होगा। उसके बाद ये रिमार्क्स में आ रहते हैं कि एट्रोपिन ब्लॉक करती है स्पाज्मोजेनिक एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स एंड ऑल्सो कॉजेज स्पाज्मोलिटिक इफेक्ट्स आफ्टर दीज ड्रग्स। कि इसने सबसे पहले तो उसने ब्लॉक करना स्पाज्मोजेनिक एक्शन को पैरासिम्पैथोमिमेटिक के। हमने एसिटाइल कोलिन के साथ एट्रोपिन डाली थी, अगर आपको याद हो ग्रुप 1 में जो कमांड थी उसमें ये नहीं कहा था कि एसिटाइल कोलिन, एक दफ़ा पहली दफ़ा एसिटाइल कोलिन डाल के रिंस किया है, दूसरी दफ़ा एसिटाइल कोलिन के साथ एट्रोपिन डालिए। जब साथ एट्रोपिन डाले तो ये स्पाज्मोजेनिक एक्शन को ब्लॉक करेगी पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के। उसके बाद मेरे ख्याल है मैंने पहले ऑपोजिट कहीं बोल दिया कि सिम्पैथेटिक है,
नहीं सॉरी मस्क्रीनिक बोला था, ठीक बोला था। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स यानी जो मस्क्रीनिक थे उनके एक्शन को ब्लॉक करेगी। और उसके बाद ये क्या करेगी, ऑल्सो कॉजेज स्पाज्मोलिटिक इफेक्ट आफ्टर दीज ड्रग्स के इसके बाद हमने अगर रिमूव भी कर दिया, हमने टायरॉइड सोल्यूशन चेंज किया है, वो ड्रग वाला रिमूव कर दिया, तो तब भी वो रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हुए होंगे। और अब हम दोबारा अगर एसिटाइलकोलिन ऐड कर रहे हैं तो फिर भी कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नहीं आएंगी। अब एपिनेफ्रीन ने क्या करना है, कास्ट स्पाज्मोलिटिक एक्शन आफ्टर पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, हिस्टामिन, बेरियम क्लोराइड, बट इट डज़ नॉट प्रोड्यूस ब्लॉकेड। ये ब्लॉकेड नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो मेन ड्रग्स हैं जो उसके अंदर आती होती हैं वो सारी इसमें एक्सप्लेन की। ग्राफ लिखना कैसे होता है, जब इसका ग्राफ वगैरह है तो वो ऐसे उसके ऊपर काइमोग्राफ पे ग्राफ आ जाएगा सारा। उस ग्राफ में कैसे बताना होता है आपने कि एम्पलीट्यूड क्या है, ऐसे अगर वेव्स बन रहे हैं तो इनका क्या एम्पलीट्यूड है, क्या फ्रीक्वेंसी, ड्रग डालने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई है या एम्पलीट्यूड, इसमें फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये सारा बताना है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ़ बीट्स पर मिनट कितनी आ रही हैं, या जो उसकी कितनी कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट हो रही हैं। एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो ये सारा बताना होता है कि एक ड्रग से कितनी आ रही है, पहले नॉर्मली कितनी थी बीट्स पर मिनट, या फिर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फिर और नॉर्मली एम्पलीट्यूड कितना था। फिर हमने फर्स्ट ड्रग ऐड किया, कितना बीट्स हैं, कितना एम्पलीट्यूड हुआ है। उसके बाद हमने दोबारा जो सेकंड ड्रग ऐड की है, सपोज हमने एट्रोपिन डाली थी, तो अब एट्रोपिन के साथ क्या इफेक्ट आ रहा है, आइदर दी कॉन्ट्रैक्शंस आर मोर और लेस, कम ही होंगी ना, तो वो हमने उसको लिखना है सारा और वो एक्सप्लेन करना। तो ये सारा था रिगार्डिंग रैबिट आइलियम। इसमें कोई इशू है तो वो बता दें, या इससे आई गेस वो एक प्रॉपर अगर उसको ग्राफ से समझाया जाए या फिर ऑपरेटर सारा सामने हो तो वो तो ज़ाहिर है बेस्ट होगा। लेकिन बिकॉज अभी अवेलेबिलिटी नहीं थी इन चीज़ों की और वो बड़ी शॉर्ट नोटिस पे मैंने वीडियो बनाई है, तो होप्स हो के काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ये जो टेबल है ना, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा अच्छे से दिखा रही हूँ, इसमें पिक भी ऐड कर देती हूँ, इसको देख लीजिएगा।